आज की कहानी जो है 2022 से 2024 के मध्य तक में घटित हुए कुछ ऐसे केसेस जिसमें लिविंग में रहने वाली महिला साथी के लाशों के टुकड़े टुकड़े किए गए और उसको ठिकाने लगाने के लिए भी अजीबोगरीब जो है रास्ता चुना गया। लेकिन आज की कहानी 2010 की है और उस समय भी ऐसा ही एक क्राइम हुआ था और उसमें भी लाश के जो है महिला साथी जो थी उसके लाश के 72 टुकड़े किए गए थे। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज जो आप कहानी सुन रहे हैं यह दरअसल कहानी देहरादून की है कि राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी की है। इस कहानी को सोशल मीडिया पर या कहें या फिर यूट्यूब पर अनुपमा गुलाटी डीप फ्रीजर के नाम से भी जाना जाता है और इस पर बहुत सारा वीडियो भी बना है। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी का एक सबसे बड़ा कनेक्शन है 2022 में जो घटित हुआ श्रद्धा मर्डर केस है, उस श्रद्धा मर्डर केस से भी कनेक्टेड है। और श्रद्धा का जो साथी आफ्ताब जो था उसको पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने उसका लैपटॉप और सारा उसका सर्च हिस्ट्री जब ट्रैक किया था तो इस केस का बारे में पता चला था। श्रद्धा का मर्डर करने का पहले आफ्ताब ने इस केस को काफ़ी बार सोशल मीडिया पर देखा था, यूट्यूब गूगल पर सर्च किया था और उसको कहीं ना कहीं से इसी वीडियो और इसी केस की कहानी से उसको आइडिया मिला था और तब जा करके उसने श्रद्धा का भी उसी तरह से कत्ल किया था और फिर उसके लाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखा। 16 नवंबर 2022 को जो मीडिया में रिपोर्ट आई थी जिसमें पुलिस ने खुलासा किया था कि जो आफ्ताब का गूगल सर्च हिस्ट्री जब पुलिस ने जो आईटी सेल से जब खुलवाया था तो पता चला था कि आफ्ताब ने इस केस को काफ़ी दफ़ा मतलब गूगल पर सर्च किया था और इसको पढ़ा था। यहीं से उसे हत्या करके शव को काट करके फ्रीज में रखने और फिर धीरे धीरे उस शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का आइडिया आया। आज की कहानी जो है देहरादून की है। वहाँ पर एक राजेश नाम करके एक लड़का रहता था और 1994 में वह देहरादून से आगे की पढ़ाई करने के लिए हायर स्टडीज़ का पढ़ाई करने के लिए दिल्ली पहुंचता है और वहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस में वह आगे की पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के दौरान ही उसको जो है अनुपमा गुलाटी जो लड़की रहती है उससे उसको प्यार हो जाता है और फिर धीरे धीरे उन लोगों का रिलेशन घर वालों को भी पता चलता है और दोनों परिवार की रजामंदी से वे लोग दोनों शादी कर लेते हैं। और राजेश शुरू से जो है पढ़ाई में काफ़ी अव्वल था तो उसको अमेरिका में एक आईटी कंपनी में जॉब भी मिल जाता है। उसके बाद राजेश और अनुपमा दोनों अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी और यहीं पर जो है राजेश की जो पत्नी रहती है अनुपमा, उसका दोस्ती राजेश के एक दोस्त से हो जाता है। वह राजेश को दोस्त से अक्सर वहाँ पर बात करती है फ़ोन पर और जिसको लेकर के राजेश और अनुपमा के बीच बराबर जो है लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो गया। राजेश को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था। लाख मना करने के बावजूद भी अनुपमा जो है राजेश को उस दोस्त से दोस्ती तोड़ने के लिए राजी नहीं थी और उसका बात का जो सिलसिला है वह लगातार चलते रहा। लेकिन उन लोगों के रिलेशन में जो कड़वाहट बढ़ते चल गई तो दोनों ने फिर शांति दिमाग से बैठ करके यह डिसीजन लिया कि हम लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, शायद बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग का जो रिलेशन में दरारें आई है वो ठीक हो जाए। 2005 में वे लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं और 2006 में अनुपमा जो बच्चे को जन्म देती है। अनुपमा जो है जुड़े बच्चों को जन्म देती है और शुरू में तो कुछ दिनों तक उन लोगों के बीच रिलेशन ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं अनुपमा और राजेश के जो रिलेशन थे वे फिर से खराब होने लगते हैं। और इसी बीच अमेरिका में जो मंदी भी आ गया था और राजेश का जॉब भी इसके कारण चल जाता है और कुछ महीने तो वे लोग वहीं पर इंतजार करते हैं रहकर दूसरे जॉब खोजने की, लेकिन दूसरा जॉब उस समय मंदी की हालात में मिलता नहीं है और यहाँ तक कि रूम रेंट और अपना जो एक्सपेंसेस है वह भी चलाना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। राजेश और अनुपमा अपने बच्चे के साथ वापस देहरादून आ जाते हैं और राजेश जो है यहीं पर आने के बाद जॉब खोजता है और उसको कोलकाता की एक कंपनी में जॉब मिल जाता है। तो अनुपमा जो है देहरादून में ही रहती थी और राजेश जो है वह कोलकाता शिफ्ट हो गया था अकेले और वहाँ पर वह जॉब शुरू कर दिया। यहाँ पर कुछ दिन जॉब करने के बाद राजेश का जो है दोस्ती एक महिला से हो जाता है और वह अनुपमा को शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है राजेश का या दूसरी महिला के साथ जो संबंध रहता है वह अनुपमा के कानों तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर इन लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई होता है इस बात को लेकर के और यहाँ तक कि अनुपमा को कोर्ट का भी शरण लेना पड़ता है। जब वो कोर्ट में इसके बाद जो अनुपमा कोर्ट में जब पहुँचती है तो कोर्ट की तरफ से हर महीने 20,000 मेंटेनेंस के तौर पर देने के लिए राजेश को हुक्म आता है और शुरू में तो राजेश हर महीने अनुपमा को जो
कोर्ट का आदेश है उसका पालन करता है, लेकिन कुछ महीने के बाद वह अनुपमा को पैसे देना बंद कर देता है। इसको लेकर के राजेश और अनुपमा के बीच जो है लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है, और उधर जिस महिला के साथ राजेश का संबंध था उस महिला से वह शादी भी कर लेता है, और उस महिला से भी राजेश का बच्चा हो जाता है। लेकिन यह बात जो अनुपमा को पता नहीं था कि इन दोनों ने शादी कर लिया है और राजेश की एक बच्चा भी है। इसी बात को लेकर के 17 अक्टूबर 2010 को राजेश और अनुपमा के बीच काफ़ी लड़ाई होता है। मेंटेनेंस का पैसा जो उसको टाइम पर नहीं मिल रहा था, राजेश नहीं पे कर रहा था, इन सब सारी बातों को लेकर के राजेश और अनुपमा के बीच में काफ़ी लड़ाई होता है, और गुस्से ही गुस्से में राजेश जो अनुपमा को धक्का दे देता है, जिससे अनुपमा का बैलेंस बिगड़ जाता है और जैसे ही गिरती वह बेड के किनारे में उसका माथा जो है वो टकरा जाता है, जिसके कारण वह पूर्ण रूप से घायल हो जाती है। और घायल अवस्था में अनुपमा को देख करके राजेश का और खून खौलने लगता है। वह इतना ही नहीं, बेड पर रखे हुए तकिए से वह अनुपमा का जो है सांस बंद कर देता है, जिसके बाद अनुपमा मर जाती। और सारी जब घटना हो रही थी घर में, उस समय जो राजेश और अनुपमा के दोनों बच्चे थे वे दोनों घर पर नहीं थे, कहीं नाना नानी के घर गए थे। तो उसके बाद फिर राजेश कुछ समय उसी घर में रहता है, और फ्रीजर, कटर और प्लास्टिक की थैलियाँ ये सारा मार्केट से वह खरीद करके लाता है और उस लाश को उसी फ्रीजर में रख देता है। दूसरे दिन जब शाम में जब बच्चे वापस आते हैं तो उन बच्चों को भी कुछ पता नहीं चल पाता है। उन बच्चों को राजेश यही बताता है कि उसकी माँ जो है नाना नानी के पास गई है। और सुबह जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं उसके बाद राजेश जो है उस अनुपमा का लाश निकाल करके उसके टुकड़े टुकड़े करता है और फिर वापस उसी फ्रिज में रख देता है। और फिर लाश के टुकड़ों को धीरे धीरे करके शहर के बाहर और दूसरी स्थानों, मतलब अपने घर से दूर स्थानों पर उस लाश के टुकड़ों को वह फेंक आता है। लगभग अनुपमा के डेड बॉडी का 72 टुकड़े कर करके वह फ्रीजर में रख लेता है और उन सारे टुकड़ों को धीरे धीरे शहर के बाहर और दूसरे स्थानों पर हर दिन फेंक करके आता है, ताकि किसी को भी इस बात का भनक नहीं लगे कि उसने अनुपमा का मर्डर कर दिया। और अनुपमा के सगे संबंधी, फ्रेंड और फिर उसके माँ पिता और भाई के द्वारा जब जब अनुपमा के बारे में पूछा जाता था तो वह किसी तरह से टाल मटोल कर देता था, कुछ बहाना बना देता था। ऐसा करते हुए लगभग 2 महीना बीता चुका था, लेकिन अनुपमा का जो भाई था, सुजन प्रधान था, इतने दिन बीत जाने के बाद और बहन का कुछ पता नहीं चल रहा। इस बीच में उसने काफ़ी मेल भी किया था, काफ़ी मैसेज भी किया था। और सबसे बड़ी बात है कि राजेश जो है अनुपमा का सोशल मीडिया और मेल सारा ये सब हैंडलिंग करता था, उसको सारा पासवर्ड मालूम था, इसलिए उसके जितने फ्रेंड थे, जितने सगे संबंधी थे और फिर भाई और फिर माँ पिता से वह सोशल मीडिया के द्वारा रिप्लाई कर देता था कि मैं ठीक हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ मैं आ जाऊँगी। इसलिए वह 2 महीने तक इस बात को छुपाने में कामयाब रहा। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद जब सुजन जो अनुपमा का भाई था उसको रहा नहीं गया, वह राजेश के घर पहुँचता है और अपनी बहन से मिलने के का दबाव देता है और राजेश उसको घर में नहीं घुसने देता है। वह वापस उस एरिया का पुलिस स्टेशन जाता है और फिर पुलिस को लेकर के आता है। पुलिस के आने के बाद पुलिस जो है उसके भाई को उस घर में एंटर कराती है और अनुपमा का खोज करती है। शुरू में तो पुलिस कुछ भी उस घर से बरामद नहीं कर पाती है, लेकिन शक जो था पूरी तरह से राजेश के ऊपर ही रहता है, क्योंकि अनुपमा के घर वाले जैसा कि उसका भाई राजेश के अगेंस्ट में पुलिस में कंप्लेन करता है। पुलिस राजेश को लेकर के थाना आती है और वहां पर जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो राजेश टूट जाता है और सारा जो उसने किस तरह से घटना को अंजाम दिया पुलिस के सामने वह कबूल करता है। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और 100 के इतने टुकड़े करने के बाद उसने इतने स्थानों पर उसको फेंका था कि पुलिस के लिए काफ़ी दिक्कत हो गया था उन सारे 100 के टुकड़ों को बरामद करना। कुछ जगहों से पुलिस 100 के टुकड़ों को बरामद कर पाई थी और लेकिन काफ़ी जगह पर जो है पुलिस 100 के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई थी, क्योंकि वे शायद कुत्ते या फिर नदी वगैरह में बह गए थे। और फ्रीजर उसने खरीद के लाया था, उसमें से पुलिस ने ब्लड सैंपल वगैरह ले करके डीएनए के थ्रू यह कंफर्म किया कि वह अनुपमा गुलाटी ही थी और राजेश ने फिर अपना जुर्म कबूल कर ही लिया था। तो जिसके कारण कोर्ट में सजा दिलाने में पुलिस को आसानी हुई। और बाद में कोर्ट का यह आदेश आया कि जो राजेश के जो जुड़वा बच्चे थे उसका सारा राजेश का जेल जाने के बाद जो है दोनों बच्चों को नाना नानी के पास भेज दिया जाता है, पुलिस भेज देती है। लेकिन आधिकारिक रूप से 7 मार्च 2011 को उन दोनों बच्चों का कस्टडी जो है अनुपमा का जो भाई सुजन कुमार प्रधान रहता है उनको दे दिया जाता है। राजेश के पकड़े जाने के 7 साल बाद 1 सितंबर 2017 को जो है कोर्ट का निर्णय आया और कोर्ट ने राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो यह राजेश गुलाटी
और अनुपमा गुलाटी का देहरादून का जो केस था, ठीक उसी तरह से इस क्राइम को अंजाम दिया गया था, जो हाल के वर्षों में बहुचर्चित केस श्रद्धा और आफ्ताब का पुलिस के नज़र में आया था, जिसमें आफ्ताब ने भी जो अपने महिला साथी का इस तरह टुकड़े टुकड़े करके डीप फ्रीजर में रखने के बाद और उसके शव को इसी तरह से ठिकाना लगाया था, जो बाद में पुलिस को उस शव के टुकड़ों को खोजना काफ़ी मुश्किल हो गया था, और जब तक शव नहीं मिले तब तक पुलिस को मुजरिम को सजा दिलाने में काफ़ी परेशानी होती है। और यह बताते चले कि राजेश ने जो कोलकाता में जब अपना जॉब शुरू किया था, तो उस महिला साथी से जब उसका दोस्ती हो गया था, यह बात तो अनुपमा गुलाटी को पता चल गया था, लेकिन राजेश ने उस औरत से शादी कर लिया है और उस औरत से राजेश की एक बेटी है। यह बात जो है अनुपमा गुलाटी को पता नहीं थी, और राजेश जो है इसी कारण से अब अनुपमा को पैसा नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका एक बच्चा जो है कोलकाता में भी दूसरा महिला साथी से हो चुका था, और जिसको लेकर के राजेश और अनुपमा के बीच में लड़ाई होती थी, और उसी लड़ाई के कारण जो है अनुपमा का जान चल जाता है। तो आज की कहानी यही थी, और जैसा कि जुर्म होने के पहले दस्तक देता है, इस केस में भी जुर्म काफ़ी बार दस्तक दी है, लेकिन हर बार जो है उस दस्तक को अनसुना कर दिया गया। कल हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।